नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ईडीबीसी 311 के अंदर। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिजनेस लीडरशिप स्किल्स के बारे में। हम चर्चा करने वाले हैं कि यह शब्द क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी एक जो लीडर होता है उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर लीडरशिप का अर्थ क्या होता है। लीडरशिप का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। अगर लीडरशिप का अर्थ हमें समझ में आ गया तो उसकी क्या क्या स्किल्स होती हैं वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीडर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो लीडर शब्द का साथियों अर्थ होता है, ये एक ऐसा काल्पनिक शब्द है जो किसी संगठन, जो लीडर जो होता है वो किसी का भी हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, किसी संगठन का हो सकता है, या फिर किसी हम कह सकते हैं एनजीओ का हो सकता है। तो लीडर कोई भी हो सकता है और ये लीडर कोई भी बन सकता है। अपने अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए लीडर बनने की। ठीक है ना, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो लीडर क्या होता है, तो लीडर एक काल्पनिक शब्द होता है जो क्या करता है, किसी भी संगठन या किसी भी कंपनी के अंदर कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों के सामने क्या करता है, नए नए चैलेंजेस को रखता है, जो देने की जो भी समस्याएं आती हैं उनके सामने रखता है और उन समस्याओं उन चैलेंज को हल करने के लिए जो कर्मचारी होते हैं उनको क्या करता है, प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है कि आप ये काम कर ही सकते हो, काम कर सकते हो। और उनको फाइनेंशियल जो सपोर्ट चाहिए होता है वो लीडर उनको सपोर्ट देता है और उनको वो प्रेरित करता रहता है, समय समय पर उनको मोटिवेट करता रहता है। ये एक अच्छे लीडर की निशानी मानी जाती है। ठीक है ना। तो लीडर क्या होता है, तो ये हम देख लेते हैं लीडर क्या होता है। तो ये क्या होता है, काल्पनिक लीडर क्या होता है, तो काल्पनिक लीडर एक काल्पनिक लीडर एक अपना अपने काल्पनिक शब्द है या फिर एक काल्पनिक टर्म होता है जो क्या करता है, ये अपने जो भी श्रमिक होते हैं, जो भी कंपनी के अंदर श्रमिक हो सकते हैं या फिर जो भी एम्प्लॉय है, नौकरी करने वाले जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनके सामने क्या रखता है, उनके सामने नए नए जो डेली के दिनचर्या में जो भी नए नए चैलेंजेस आते हैं, यानी कि नई नई जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को उनके सामने रखता है और इन समस्याओं को उनको सोल्व करने के लिए क्या करता है, ये प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है ना। प्रेरित करता है, ये क्या करता है, प्रेरित करता है। अगर कोई एक ऐसा लीडर है जो दिन भर की जो भी नई समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को सोल्व करने के लिए अगर वो लोगों को प्रेरित कर रहा है तो ये एक सबसे जो लीडर होता है उसकी सबसे अच्छी ये निशानी मानी जाती है। ठीक है ना। ये एक अच्छे लीडर की निशानी मानी जाती है। इसी का अतिरिक्त हम बात करें, जैसे वो लीडर और क्या सिखा सकता है, तो एक लीडर स्वयं का अपने आप को जानने का मौका भी देता है। यानी कि अगर कोई भी किसी की लीडरशिप के अंडर में कोई भी छोटा काम हो रहा है चाहे बड़ा काम हो रहा है, तो उस लीडरशिप का अंडर में अगर जो लीडर है वो खुद को जानने का एक अवसर मिलता है कि मेरे अंडर में रहकर जो लोग कार्य कर रहे हैं या फिर मेरे अंडर में रहकर जो कार्य किया जा रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है, कितना परसेंट वो कितना समय में अच्छे उसकी वृद्धि हो रही है, कितने समय में वो काम बिगड़ रहा है या कितना समय लगेगा, वो सारा का सारा जो उस लीडर जो होता है उस लीडर की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। ये हमें याद रखना। तो ये जो लीडर होता है ये हमें स्वयं को जानने का मौका भी देता है। लीडर जो होता है ये क्या करता है, हमें स्वयं को जानने का मौका भी देता है, स्वयं को जानने का मौका भी देता है। ये हमें पता होना चाहिए। जो लीडर होता है वो क्या करता है, स्वयं को जानने का मौका भी देता है कि जो हमारे लीडरशिप के अंडर में रहकर जो कार्य किया जा रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है, वो कितने समय में पूरा होगा, उसके आने वाली रणनीति क्या होगी, वो सब की सब लीडर के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमें याद रखना। ठीक है ना। तो ये होता है लीडरशिप। इसके अतिरिक्त ये लीडरशिप क्या करता है, तो लीडरशिप नई संभावना को जन्म देता है। नई संभावनाओं को क्या कर देता है, जन्म देता है। नई संभावनाओं को जन्म किस प्रकार से देता है, क्योंकि जो लीडर जो होता है वो हर समय निरंतर कुछ ना कुछ सोच विचार करता रहता है कि जो भी मेरे अंडर में रहकर कार्य किया जा रहा है उसको मैं कम समय में और कम पूंजी के अंदर उसको किस प्रकार से पूरा कर सकता हूँ और उसको मैं 0 लेवल से 100% लेवल तक उसको ले जा सकता हूँ। तो वो नई नई संभावना को जन्म देता रहता है, यानी कि नई नई खोजों को, नई नई चीज़ों को अपनाता रहता है और वो इसी कारण से वो नई संभावना को जन्म देता है जो उसके कार्य को करने के लिए उसको मोटिवेट रखती है, प्रेरित करती है। यह हमें याद रखना। ठीक है ना। तो ये एक अच्छे लीडरशिप की ये निशानी होती है, इसकी एक अच्छे लीडरशिप की निशानी मानी जाती है। अब हम चर्चा करते हैं लीडरशिप स्किल के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि जो स्किल का अर्थ होता है कौशल, यानी कि एक अगर किसी भी कंपनी या संगठन का अगर एक लीडर बना रखा है तो उसके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए कि वो उस कंपनी को वो हाल ही में स्टार्ट हुई उसको लेकर वो 0 लेवल से लेकर 100% लेवल तक उसको ले जा सकता है। उसके अंदर क्या क्या ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए। तो जो हमारा सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अंदर जो लीडरशिप है उसकी कितनी विशेषताएं दे रखी है, लीडरशिप की 5 विशेषताएं दे रखी है। कितनी विशेषताएं दे रखी है, 5 विशेषताएं दे रखी है। 5 विशेषताओं के आपको नाम पता होना चाहिए। अगर वो आपको नाम पता है तो आप ऑटोमेटिक आसानी से एक अच्छे लीडर आप स्वयं भी बन सकते हो। ठीक है ना। अगर ये जो अभी मैं 5 विशेषताएं आपको बताने वाला हूँ एक अच्छे लीडर की क्या क्या विशेषताएं होती है, अगर वो 5 विशेषताएं आपको याद है तो आप यकीन मान के चलिए आप भविष्य में भी आप भी बहुत कुछ बेहतर कर सकते हो। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले इसके अंदर आता है 5 विशेषताओं के अंदर आता है, इसके अंदर सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन। ठीक है ना। सबसे पहले आप केवल 5 नाम सुने, उसके बाद हम एक एक करके इन नामों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला आता है कम्युनिकेशन, नंबर 2 आता है इसके अंदर पॉजिटिविटी। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर, नंबर 3 हो जाएगा इसमें मोटिवेशन। ठीक है ना, मोटिवेशन। नंबर 4 बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा क्लियरिटी। ठीक है ना, क्लियरिटी। और नंबर 5 की बात करें तो फीडबैक। क्या हो जाएगा, फीडबैक।
ठीक है ना। ये 5 विशेषता होती है, कोई भी अगर लीडरशिप है तो उस लीडरशिप की पांचों की पांचों विशेषताएं हो, तो और भी कई सारी विशेषताएं हो सकती है, तो हो सकती है, लेकिन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो है हमारे एग्जाम की दृष्टि से वो ये कि 5 विशेषताएं हमारे सिलेबस के अंदर दे रखी है, ये हम याद रखना, ठीक है ना। सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, तो हिंदी में इसको हम संचार माध्यम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा या प्रेरित करने वाला व्यक्ति, और क्लियरिटी यानी कि नए नए प्रतिक्रियाओं को जन्म, नई नई संभावना को जन्म देते रहना, जो हमारा लीडर है वो नई नई संभावना को जन्म देते रहे, समय समय पर नई संभावना को वो लोगों के सामने देता रहे और उनको अपनाता रहे, ये क्लियरिटी आता है। फीडबैक का अर्थ होता है, फीडबैक का अर्थ होता है कि आपको कोई भी कस्टमर है, कस्टमर को कितनी चीज पसंद आती है तो वो उसके बदले में रिप्लाई देता है कि मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी, इसमें ये चीज़ खराबी है, इस प्रोसेस के अंदर ये इसमें कुछ और आप नया परिवर्तन कर देते हो और ये हमारा प्रोडक्ट और अच्छा हो जाता है, तो ये फीडबैक के अंदर आता है, ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं कम्युनिकेशन की, ठीक है ना। पांचों को पांचों आपको नाम पता होना चाहिए, तभी जाकर एक अच्छा जो लीडर होता है वो अच्छा एक लीडर बन सकता है। और अगर ये किसी के अंदर पांचों क्वालिटी हैं तो वो एक अपना जो बिजनेस है उस बिजनेस या उस अपने संगठन को वो क्या कर सकता है, 0 लेवल से लेकर 100 लेवल तक वो पहुंचा सकता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संचार, यानी कि बातचीत करने का तरीका किस प्रकार का। जैसे उदाहरण के रूप में मान के चलिए, आप मेरे को मान लीजिए, ठीक है ना, उदाहरण के ये सारे के सारे आप मेरे ऊपर ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि मैं दूसरों का उदाहरण दूंगा तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर मेरा एग्जांपल खुद ये सारे के सारे जो एग्जांपल है मेरे ऊपर ही मान के चलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, बोलने का तरीका क्या है, यानी कि मेरा बोलने का तरीका क्या, मेरी बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार की, मेरा समझाने का तरीका किस प्रकार का है। अब ये जो कम्युनिकेशन जो होता है, ये संचार जो होता है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। ये जो कम्युनिकेशन होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। जो कम्युनिकेशन हम जो करते हैं जनरली फेस टू फेस भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन, और हम ग्रुप में भी कर सकते हैं, या फिर हम कहीं प्रेजेंटेशन देने जाए कंपनी के अंदर, या तो उसके अंदर हम टेबल के ऊपर कई सारे टेबल मंच के ऊपर कई सारे लोग बैठे हुए हैं और हम हमारा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन का अलग तरीका हो जाएगा। और बहुत सी बार ऐसा आपने सुना भी होगा कोविड-19 के अंदर की वर्चुअल मीटिंग भी होती है। कई बार जो नेता लोग होते हैं वो वर्चुअल मीटिंग भी करते हैं, तो उसके अंदर केवल ऑनलाइन के माध्यम से मीटिंग होती है, तो वो हमारे कम्युनिकेशन का अलग तरीका हो गया। ईमेल के माध्यम से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का तरीका किस प्रकार का है, जिस कंपनी या जिस संगठन का लीडर कोई भी होगा उसका अगर कम्युनिकेशन करने का तरीका अच्छा है तो वो यकीन मान के चलिएगा वो कंपनी है जो 0 लेवल से 100% लेवल तक बढ़ेगी। टाइम कितना ही लगेगा लेकिन वो बढ़कर रहेगी, ठीक है ना, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। तो ये कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती है सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको नाम बताएं। जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन आप जो कम्युनिकेशन के लिए जो माध्यम अपना रहे हो, अपने जो भी बात है वो सामने वाले को जो आप बता रहे हो वो अगर उसको समझ में अच्छी तरह से आ रही है तो आप यकीन मान के चलिए आपका जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो उसके अनुरूप है, यानी कि उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कम समझ में आएगा लेकिन जितना समझ में आ रहा है अगर उतना ही वो समझने की पूरी कोशिश करा तो आप 100% सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, लेकिन आप यकीन मान के चलिए 100 में से आप 20% सक्सेस हो रहे हो। अगली बार थोड़ा और अच्छी मेहनत करेंगे तो 40% हो गए, तो धीरे धीरे वो हमारा जो कम्युनिकेशन का जो स्तर है वो भी बढ़ता जाता है और हमारा समझाने का जो तरीका होता है वो भी सामने वाले को भी अच्छे तरीके से समझ में आने लगता है, ठीक है ना। अब आता है जो कम्युनिकेशन के अंदर जो तरीका जो होता है वो किस प्रकार का अपनाया जाता है। तो अलग अलग जो भी कंपनियां होती है, अलग अलग जो संगठन होते हैं वो अलग अलग कम्युनिकेशन का तरीका अपनाते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें तो टेलीकॉम जो कंपनियां होती है, टेलीकॉम कंपनियों के अंदर जनरली हम देखते हैं जो कम्युनिकेशन का जो हम तरीका अपनाते हैं वो ज़्यादातर या तो हम ईमेल के माध्यम से करते हैं या फिर हम फ़ोन लगा के उनसे बात कर लेते हैं, तो वो हमारे टेलीकॉम कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी हमारा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हमने जो विज्ञापन दे दिया किसी कंपनी का तो वो कम्युनिकेशन तरीका हो जाएगा। हमारा एक जो भी हम बात पहुँचाना चाहते हैं उपभोक्ता तक या लोगों तक, तो वो एक बात हम विज्ञापन के माध्यम से पहुँचा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है इसके अंदर फेस टू फेस या ऑफिस के अंदर भी हम कई बार जो कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो या फिर पर्सन टू पर्सन हो सकता है, यानी कि एक आदमी को पास जाएं उसको बताएं कि आप ऐसे काम करोगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा काम करोगे तो अच्छा रहेगा, तो वो पर्सन टू पर्सन हो जाएगा। और एक हो जाएगा ग्रुप टू पर्सन, यानी कि ग्रुप टू पर्सन के अंदर आ जाता है कि एक अकेला व्यक्ति रहता है और वो ग्रुप के अंदर मंच टेबल के ऊपर बैठे रहते हैं और अपना प्रेजेंटेशन देता है, उसे हम बोलते हैं ग्रुप टू पर्सन, ठीक है ना। ग्रुप टू पर्सन यानी कि उसमें एक अकेला व्यक्ति रहेगा, वो अपना प्रेजेंटेशन बताएगा और बाकी सामने वाले उस प्रेजेंटेशन को देखेंगे, सुनेंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि हमने जो बताया वो कितना सही है और अगर हम ये कदम उठाते हैं तो भविष्य में कंपनी की ग्रोथ किस प्रकार की रहेगी, सारा उसमें दिखाया जाता है। एक होता है ग्रुप टू ग्रुप, यानी ग्रुप टू ग्रुप के अंदर क्या किया जाता है कि एक ग्रुप होता है, एक होता है बी ग्रुप। उस ग्रुप के अंदर एक ग्रुप वाला अपना अलग स्पष्टीकरण देता है और बी ग्रुप होता है जो अपना अलग स्पष्टीकरण देता है, और अगर दोनों में से जो अच्छा कम्युनिकेट कर रहा है उसको एक लीडर के रूप में उसको निकाल दिया जाता है और वो एक हमारे कंपनी का लीडरशिप करने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये पहला जिस कंपनी या जिस संगठन या जिस एनजीओ का जो लीडर के अंदर कम्युनिकेट करने का जो तरीका अच्छा होगा वो उसकी सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का अर्थ होता है सकारात्मक, यानी कि कंपनी के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं तो जो लीडर है उसको हमेशा सकारात्मक रहना है, यानी कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी संगठन है अगर उसका जो लीडर है वो फाउंडर एंड सीईओ या चेयरपर्सन वो अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा, सकारात्मक नहीं रहेगा, वो अंदर से टूट जाएगा, तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी और वो बिल्कुल लॉस में जाने लग जाएगी, ठीक है ना। तो पॉजिटिविटी उसके अंदर सकारात्मकता उसके अंदर होनी चाहिए। हर पल वो जो अपने विचार आ रहे हैं मस्तिष्क में उन विचारों से वो सकारात्मक सोचे और वो सकारात्मक सोच के साथ भी वो आगे बढ़े, तभी वो एक अपने जो व्यवसाय है उसको बढ़ा सकता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव सकारात्मक आ जाएगी। दूसरा जाएगा मोटिवेशन। मोटिवेशन का अर्थ ये होता है कि
एक तो स्वयं मोटिवेट, सेल्फ कॉन्फिडेंस की सहायता से खुद मोटिवेट रहे और दूसरों को भी मोटिवेट करे। अब दूसरों को मोटिवेट किस प्रकार से कर सकता है, तो जैसे कंपनी या व्यवसाय के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, चाहे लेबर काम कर रहे हैं, चाहे एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं, उनको वो क्या करे, समय समय पर उनको मोटिवेट करता रहे। मोटिवेट करने के लिए अलग अलग माध्यम अपनाए जा सकते हैं। जैसे सैलरी है तो सैलरी को कुछ बढ़ा दिया जाए, तो एक प्रेरणा का यानी मोटिवेट का काम कर रहे हैं। तो आज हो सकता है मालिक ने हमारी सैलरी बढ़ा दी, तो हम दूसरे दिन और अच्छी तरह से काम करेंगे, अच्छी ईमानदारी मेहनत से लगन से काम करेंगे, तो वो एक मोटिवेट होकर वो काम करने लग जाएगा। दूसरा और क्या हो सकता है, तो अगर किसी वर्कर की काम करने की जो स्किल है वो अच्छी है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइस दे सकते हैं, यानी कि उसको सडनली कोई भी अच्छा सा प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो काम करने वाला व्यक्ति है वो ये सोचेगा कि मैंने मालिक को बिना बताए अच्छा काम किया, तो अगर मैं मालिक को बता के काम करूंगा तो वो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे और तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये अच्छे एक जो लीडर होता है उसकी निशानी मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये मोटिवेट उसको किसी भी प्रकार से कर सकता है, वो लीडर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कहने करते हैं कि उसके अंदर ये मोटिवेशन वाला एक कैरेक्टर होना चाहिए, तब जाकर वो कंपनी एक अच्छी तरह से ग्रो कर सकती है। क्लियरिटी की बात करें तो क्लियरिटी का अर्थ होता है यहाँ पर पारदर्शिता, यानी कि लीडर के अंदर पारदर्शिता ये होनी चाहिए कि जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। ये एक अच्छे लीडर की निशानी मानी जाती है। तो क्लियरिटी के अंदर वो क्या करता है, तो क्लियरिटी के अंदर जो पारदर्शी यानी कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको वो नए नए विचारों के साथ में, वो नए नए अवधारणाओं के साथ में वो जो लेबर हैं अपने सामने, जो भी एम्प्लॉय हैं उनके सामने रखता है, अपने थॉट अपने विचारों को रखता है और उनमें पारदर्शिता देखता है कि अगर मेरा ये विचार मैं उनके सामने रखता हूँ, अगर इस विचारों के अनुरूप वो काम करेंगे तो कंपनी की जो सीढ़ियाँ हैं चढ़ने की वो धीरे धीरे 100 लेवल तक वो पहुँच जाएगी। ये हमारे क्लियरिटी के अंदर आ जाता है। फीडबैक के अंदर आता है। फीडबैक के अंदर क्या किया जाता है, जो उपभोक्ता होता है, फीडबैक हमेशा कौन देता है, जो हमारा कस्टमर होता है वो हमें फीडबैक देता है, ठीक है ना। कौन देता है फीडबैक, हमारा कस्टमर देता है या फिर हमारे जो कंपनी के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं वो हमें फीडबैक देते हैं। अब ये फीडबैक किस प्रकार से देते हैं, तो मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर 100 मजदूर काम कर रहे हैं, 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसमें से मान लीजिए 97 लोगों को तो क्या है, जो हमारा लीडर है उसके द्वारा जो विचार बताए गए थे वो विचार उसको अच्छे लगे, उनके काम करने का तरीका उनको अच्छा लगा। लेकिन 100 में से जो 3 व्यक्ति जो बच गए, वो 3 व्यक्ति क्या बोलेंगे, जो लीडर है उसको जाकर बोलेंगे कि आपने जो काम किया वो तो अच्छा किया, लेकिन इसमें कुछ और सुधार हमारी तरफ से, ये हम आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या फिर हम आपको फीडबैक के रूप में बता रहे हैं कि अगर आप इसमें से जो आपने टेक्नोलॉजी अपनाई है, इसके अंदर प्रोसेस अपनाई है जो प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसमें आप कुछ इस प्रकार का सुधार कर देते हैं, या फिर आप इसमें से हो सकता है कोई नया इंप्रूवमेंट कर देते हो, तो नई मशीनरी लगा देते हैं, आप मार्केट में जो नई टेक्नोलॉजी है वो डाल देते हैं इसके अंदर, तो आपका काम जो 40 मिनट में पहले हो रहा था वो 20 मिनट में होने लग जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक के अंदर हमारे पॉजिटिव चीज़ भी आती है और नेगेटिव चीज़ भी आती है। तो जो एक लीडर होता है उस लीडर के अंदर ये विशेषता होनी चाहिए कि वो जो फीडबैक जो देने वाला जो उपभोक्ता है, कस्टमर है या फिर हमारे एम्प्लॉय है, उनके अंदर जो भी पॉजिटिविटी जो फीडबैक दे रहा है उसको भी सुनने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, और जो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है उसके सुनने और समझने और स्पष्टीकरण की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छे लीडर की निशानी मानी जाती है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा जो बिजनेस लीडरशिप स्किल जो छोटा सा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि लीडरशिप क्या होता है, वो लीडरशिप के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये पांचों के पांचों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है और हमें ये याद रखना है। हो सकता है ये न्यू टाइप के अंदर भी प्रश्न आ जाए कि निम्न में से एक अच्छे लीडरशिप की कौन सी निशानी, कौन सी विशेषता नहीं है, या फिर बनने के लिए कौन सी विशेषताएं उपयुक्त में से कौन सी हैं, ठीक है ना। तो ये पांचों दे सकते हैं एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शन के अंदर, तो आपको उसमें से इसको अलग निकाल के उसका राइट आंसर निकालना होगा, ठीक है ना। इसी के साथ में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा एक जो मैनेजमेंट स्किल्स किस प्रकार की होती है, किसी भी विकसित जो कंपनी होती है, विकसित कंपनी की जो प्रबंधकीय स्किल होती हैं वो किस प्रकार से वो कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो साथियों अब हम चर्चा करते हैं इसके अंदर अगला जो हमारा टॉपिक है वो हो जाएगा कौन सा, इस टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, तो टॉपिक का नाम हो जाएगा डेवलपिंग मैनेजरियल स्किल्स, यानी कि कोई भी प्रबंधकीय कौशल का विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि कंपनी जो जनरली कोई भी अगर व्यवसाय कर रहा है या फिर कोई भी कंपनी चला रहा है या कोई भी संगठन है, उस संगठन के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, उन सबका अपना एक अलग अलग मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, अगर हमने कोई भी कंपनी खोली है, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, तो उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है, एक योजना बनाने की आवश्यकता होती है। तो उस योजना, जैसे हम योजना बनाते हैं, तो योजना बनाने के बाद हमें उसका एक मैनेजमेंट करना होता है कि जो हमने प्लानिंग बनाई है उसके अनुरूप कार्य हो रहा है हो रहा है, उसके एक लिए हम एक अलग प्रबंधन करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, ठीक है ना। यदि इसके अलावा और बात करें, जैसे हमने कोई भी कंपनी खोली तो कंपनी के लिए जो भी इनपुट लगेगा, यानी कि फाइनेंशियल जो भी मदद करेगा, हमें वित्तीय जो भी सहायता देगा, उसका भी एक हमें रखरखाव किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो उसके लिए अभी क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, तो वो सारी इसके अंदर हमारे इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़नी होगी, ठीक है ना। तो हर एक कंपनी को, व्यवसाय को 0 लेवल से स्टार्ट करके अगर उसको हम मार्केटिंग तक पहुंचाना, यानी कि हमने कोई भी प्रोडक्ट जो हमने कोई भी व्यवसाय इसको स्थापित कर दिया, यानी कि स्टेबल कर दिया, उसको एक जगह इसको स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद में हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। जो हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को आपस में मिलाकर प्रोडक्शन की सहायता से या प्रोसेस की सहायता से उसको हम किस में बदलेंगे, हम उसको प्रोडक्ट में बदलेंगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट में हमने बदल दिया, और जैसे इस प्रोडक्ट को हमने प्रोडक्ट में बदला, अब ये प्रोडक्ट को हम कहाँ लेकर जाएंगे, मार्केट में,
ठीक है ना, मार्केट में उपभोक्ता तक लेके जाएंगे, तो इस बीच में कई सारी चीज़ों से होकर इस जो उत्पाद है उसको गुजरना होता है। जैसे सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, तो रॉ मटेरियल के लिए भी हम उसको प्रबंधन करते हैं, यानी कि कितना हमें चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कौन इसको लेकर आएगा, उसका सारा रखरखाव किया जाता है। उसके बाद में उसको हम किस में डालते हैं, प्रोडक्शन के लिए, यानी कि उसको संख्या को बढ़ाया जाने के लिए हम उसको मशीनरी के अंदर डालते हैं। तो वो मशीनरी के अंदर देखा जाता है कि जो वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उस मशीनरी को कहाँ से लाया जाएगा, या फिर वो मशीन में जो बन रहा है वो कितने समय में बनेगा, उसके अंदर कितना टेम्परेचर देना है, वो सारा चीज़ उसको रखाव किया जाता है। उसके बाद में जैसे बनकर तैयार हो जाता है तो वो मार्केट में पहुंचता है। तो मार्केट में पहुंचने के लिए उसको भी कई सारे चैनल से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि कई सारे माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए भी उसका रखरखाव किया जाता है। उसके बाद में जो हमारा कस्टमर है उस कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें कोई भी हमने जो रॉ मटेरियल था उस रॉ मटेरियल को हमने आपस में मिलाकर एक प्रोडक्ट बना दिया। अब इस प्रोडक्ट को हमने जैसे मार्केट में लॉन्च किया, अब उस मार्केट तक जाने के लिए उसको कई सारे माध्यम से होकर गुजरना पड़ेगा, और वो कई सारे माध्यम जो होंगे वो एक उपभोक्ता के बीच में हो सकता है, एक जो विक्रेता होता है एक विक्रेता से दूसरे विक्रेता तक हो सकता है। तो माध्यम किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो उन सबका मैनेजमेंट किया जाता है। वो इसी प्रोसेस पर पूरा जो कंपनी की जो ग्रोथ होती है वो इसी प्रोसेस पर डिपेंड करती है, यानी कि जो प्रबंधकीय और निदेशक जो भी होते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट करने वाला जो भी होगा वो किस प्रकार से मैनेजमेंट कर रहा है। अगर सही से मैनेजमेंट कर रहा है, हर एक चीज़ को उसको अच्छे से पता है, तो वो मैनेजमेंट करने वाला जो होगा वो जितना अच्छा रहेगा उतना ही ज़्यादा कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखते हैं जो ये प्रबंधकीय कौशल विकास जो होता है, इसको सबसे पहले ये जो शब्द है किसने दिया था, यानी कि डेवलपिंग मैनेजिंग जो स्किल्स होती हैं, इस स्किल्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो इसके बताने वाले जो दो वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया था। तो वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, तो एक तो है लूथर गुलिक व उर्विक। इन्होंने ये दो वैज्ञानिक हुए थे। इन दो वैज्ञानिकों को द्वारा क्या बताया गया, लूथर गुलिक और उर्विक ने इन्होंने एक अपने स्टेटमेंट में बताया था, कोई भी कंपनी कोई भी संगठन है, उस संगठन या कंपनी की जो वृद्धि हो रही ग्रोथ हो रही है वो कितने कारकों पर डिपेंड करती है। तो वो 7 कारकों पर डिपेंड करती है। कितने कारकों पर डिपेंड करती हैं, 7 कारकों पर डिपेंड करती है। 7 कारकों या सिद्धांत पर निर्भर करती है। किन पर निर्भर करती है, 7 सिद्धांत होते हैं। इनके द्वारा 7 सिद्धांत दिए गए थे। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी संगठन इन 7 सिद्धांत को फॉलो करता है तो वो कंपनी है जो 0 लेवल से लेकर 100 लेवल तक वो आराम से बढ़ सकती है। समय जरूर लगेगा लेकिन वो वृद्धि जरूर करेगी। ठीक है ना, यानी कि उसको लॉस कभी नहीं होगा, वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगी, हमेशा फायदे में रहेगी। उनके द्वारा जो 7 सिद्धांत दिए गए थे उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे प्रश्न ये आता है कि जो लूथर गुलिक या उर्विक का इन दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है कि सीधा प्रश्न आता है कि किसी भी कंपनी की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए जो 7 सिद्धांत दिए गए थे वो किनके द्वारा दिए गए थे। तो वो दिए गए थे हमारे लूथर गुलिक और उर्विक के द्वारा दिए गए थे। ये इन वैज्ञानिकों का नाम हमें याद होना चाहिए। ठीक है ना। अब वो 7 सिद्धांत दिए गए थे, तो 7 सिद्धांत को याद करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक मैं आपके सामने अब लिखने वाला हूं। वो ट्रिक आपको याद रखनी, केवल ट्रिक याद रखनी है। उसके बाद में उन ट्रिक के अंदर जो शब्द आएंगे, वो टर्म आएंगे, उनको हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो वो ट्रिक कौन सी हो जाएगी, तो वो ट्रिक हो जाएगी POSD पोस्ट कॉर्ब। ठीक है ना, पोस्ट कॉर्ब। ठीक है ना, ये ट्रिक है। इस ट्रिक को आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब इसमें 5 शब्द है, जो 7 शब्द दिखाई दे रहे हैं, आपको 8 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो CO है ये दोनों का अर्थ एक ही होता है, वो हमें याद रखना। ठीक है ना। तो 7 शब्द हो जाएगा POSD, CO से को हो जाएगा R और B। इन 7 शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। अगर ये 7 शब्द या 7 जो भी टर्म है होंगे, इनका जो अर्थ होगा उनको अगर हम सही रूप से पालना करें और इनका अनुरूप कार्य करें तो कोई भी कंपनी है वो वृद्धि दर्ज आराम से करवा सकती है, यानी कि उसको हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। ये याद रखना है। ठीक है ना। अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि P का अर्थ क्या होता है, O का अर्थ क्या होता है, S का अर्थ क्या होता है, D का अर्थ क्या होता है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे जो टर्म आता है वो आता है कौन सा, नंबर फर्स्ट आता है P से क्या होता है, प्लानिंग। P से क्या होता है, प्लानिंग। ठीक है ना, प्लानिंग। नंबर सेकंड बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा O से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, O से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है S से बात करें तो S से क्या होता है, तो S से होता है इसमें, S की बात करें तो S से हो जाएगा इसमें S से हो जाएगा हमारे इसमें, S से की बात करें तो S से हो जाएगा स्टाफ। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, स्टाफिंग। ठीक है ना, जो कंपनी के अंदर जो स्टाफ जो काम करता है वो किस में आ जाता है, हमारे स्टाफिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 4 की बात करें D की बात करें तो D का अर्थ क्या हो जाएगा, तो D का अर्थ हो जाएगा डायरेक्टिंग। ठीक है ना। D से क्या हो जाएगा, तो D से हो जाएगा हमारे इसमें डायरेक्टिंग। क्या हो जाएगा, डायरेक्टिंग। ठीक है ना, डायरेक्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है CO। नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 पर आता है CO का अर्थ होता है कोऑर्डिनेशन। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना। नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 पर आता है हमारे R। तो R का अर्थ क्या होता है, तो R का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर रिपोर्टिंग। क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग। ठीक है ना, रिपोर्टिंग हो जाएगा। उसके बाद आता है
नंबर 7 पर आता है बी। बी का अर्थ क्या होता है? बजट। क्या होता है? बजट। क्या आता है? बजट। ठीक है ना। तो ये सातों के सातों कारक पर डिपेंड करता है किसी भी कंपनी की कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना वो लॉस में चल रही है। अगर इन 7 कारकों को हमने अगर सही से फॉलो नहीं किया तो वो कंपनी हमेशा लॉस में जाएगी, ये हमें याद रखना। ठीक है ना। अब हम इसमें एक एक शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। पी से क्या होता है? प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग का अर्थ क्या होता है इसमें? ओ का अर्थ क्या होता है? एस स्टाफिंग का अर्थ क्या होता है? डायरेक्टिंग का अर्थ क्या होता है? इन सभी का हम एक एक करके अर्थ देखते हैं। ठीक है ना। आपको ये नाम होने चाहिए, आपके वजह ट्रिक याद कर लेना। अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि प्रबंधकीय कौशल विकास को किस प्रकार से किया जाता है तो उसके बारे में लिखिए, तो आपको ये ट्रिक लिखनी है और इसके अंदर जो टू दी पॉइंट है, एक छोटे छोटे पॉइंट के रूप में इनके अंदर आपको जानकारी लिखनी है। ठीक है ना। अब हम इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले पी की बात करें तो पी का अंदर आता है प्लानिंग। तो प्लानिंग का अर्थ क्या होता है? ठीक है ना। प्लानिंग को हम क्या कहते हैं? योजना बनाना। किसी भी चीज़ की क्या बनाना? योजना बनाना। तो कंपनी को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, उसकी प्लानिंग बनाते हैं कि हम कंपनी को कहाँ पर स्टार्ट करेंगे, उसके लिए जो लेबर लगेगा, इनपुट लगेगा, उसके लिए जो भी मशीनरी लगेगी वो कहाँ से आएगी, उन सबकी रूपरेखा तैयार की जाती है। उसी को क्या कहा जाता है? प्लानिंग करना। क्या कहते हैं हम? प्लानिंग करना। यानी कि कंपनी को अगर हमें कोई भी संगठन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है तो उस संगठन को स्टार्ट करने के लिए हमें उससे पहले योजना बनानी पड़ती है कि जो भी हम कंपनी लगाएंगे उसके लिए कितना कैपिटल पूंजी लगेगी, कितना उसके लिए लेबर लगेगा, कितना उसके लिए लैंड लगेगा, कितनी उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, कहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जो हमारे एम्प्लॉय आएंगे या फिर हम कह सकते हैं जो भी स्टाफ आएगा वो कहाँ से आएगा, स्टाफ के लिए कौन सी हमें एलिजिबिलिटी रखनी है, यानी योग्यता कितनी रखनी है, शैक्षणिक योग्यता कितनी रखनी है, स्किल्स किस प्रकार से उसको बढ़ाएंगे। उसके बाद में जो यूटिलिटी होगी यानी कि जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आएगी उसको मार्केट तक हम अगर प्रोडक्ट को पहुँचाएंगे तो किस प्रकार से पहुँचाएंगे, उसकी सारी प्लानिंग की जाती हैं। वो सबसे पहले किसके अंदर आती है? प्लानिंग के अंदर आती है। तो किसी भी कंपनी की जो हमारे सफलता की जो पहली जो सीढ़ी होती है वो कौन सी होती है? प्लानिंग। यानी कि वो योजना बनाता है पूर्ण रूप से कि हमें 1 वर्ष के लिए वो अगर आज हमें कंपनी यानी 1 महीने बाद में हमें कंपनी स्टार्ट करनी है तो वो 6 महीने से पहले से अपनी तैयारी प्लानिंग करने में लग जाता है कि मैं जो अपना विजन है वो 2 साल का लेकर चलूंगा और 2 साल में मुझे कंपनी को 0 लेवल से लेकर 20% बढ़ाना है। तो मुझे उस 20% के दायरे में जो जो चीज़ों की आवश्यकता होगी उसकी सबसे वो लिस्ट बनाता है और उसी को क्या कहते हैं? हम प्लानिंग करना कहते हैं। और जनरली हम कहीं पर भी जाते हैं या फिर हम कहीं पर भी पढ़ने जाते हैं या फिर बाहर घूमने जाते हैं तो हम भी क्या करते हैं? सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए जैसे हम पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें पर घूमने लायक अच्छी जगह, जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें हम बात करें उदयपुर की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर अगर हम जा रहे हैं तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हम 3 दिन पहले यहाँ से निकलेंगे, टिकट बुक कराएंगे, ट्रेन के माध्यम से जाएंगे, रेल के माध्यम से जाएंगे। तो सबसे पहले हम टिकट बुक कराते हैं। टिकट बुक कराने के बाद में हम जो अवेलेबल जो भी हमारे पास में संसाधन है उन संसाधनों के माध्यम से हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में घूमने के लायक कौन कौन सी जगह हैं। तो उन सभी की हम प्लानिंग करते हैं। वहाँ पर रुकेंगे, कहाँ पर खाना खाएंगे, कहाँ पर हम किस गाड़ी से जाएंगे, वहाँ पर घूमेंगे, जो हम गाइड लेंगे वो गाइड कितने में लेंगे, उसका सारा एक बजट प्लानिंग की जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग करना यानी कि योजना बनाना उसको कहते हैं। ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को अब ये समझ में आ गया होगा कि हम प्लानिंग किस तरह से तैयार करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन की बात करें तो कोई भी हमने व्यवसाय लगाना तो उसका एक संगठन होता है यानी कि अपना वर्चस्व होता है। यानी कि संगठन के अंदर क्या किया जाता है कि जो भी हमने प्लानिंग बनाई है उस प्लानिंग को हमको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि उसको सुचारू रूप से तैयार करना है, उसको संचालन करना है। तो संचालन करने के लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता होती है, हमें एक मकान की आवश्यकता होती है या फिर हम कह सकते हैं बिल्डिंग की आवश्यकता होती है जहाँ पर बैठ कर सारे के सारे स्टाफ लोग बैठकर काम करते हैं और वहीं पर सारा का सारा लेखा जोखा होता है, वहीं पर काम किया जाता है। हो सकता है काम कहीं दूसरी जगह किया जाता है लेकिन उसका जो मेन जो हेड ऑफिस होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? संगठन के नाम से जानते हैं। और इसी संगठन के माध्यम से जो स्टाफ होता है उसको सैलरी दी जाती है। यहीं से जो पूरा जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है वो मार्केट के लिए निकाला जाता है। यहीं से हमें सब चीज़ की परमिशन मिलती है। ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है स्टाफ की बात करें तो स्टाफ के अंदर क्या चीज़ देखी जाती है? तो स्टाफ के अंदर ये सब चीज़ देखी जाती है कि स्टाफ जो होता है उसके लिए हमें शैक्षणिक योग्यता किस प्रकार की रखनी है या फिर हम कह सकते हैं जो स्टाफ है वो किस प्रकार का यानी कि किस डिपार्टमेंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके लिए सभी को स्टाफ का अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुरूप अलग अलग स्टाफ को हायर किया जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें अगर हम IT सेक्टर की बात करें तो IT सेक्टर का अंदर हमें जो स्टाफ चाहिए वो हमें टेक्नोलॉजिकल यानी कि उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल ज्ञान नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो वो हमारा IT सेक्टर के अंदर जाएगा। या फिर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो लोग जाएंगे जो एग्रीकल्चर के बारे में सबसे ज़्यादा उनको नॉलेज हो, तो उनको हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भेजेंगे। तो वो इस प्रकार का स्टाफ होता है। ठीक है ना। तो स्टाफ की हमें इसमें पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करता है? स्टाफ के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी निकालता है कि हमें इसकी शैक्षणिक योग्यता इतनी रखनी है, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके पास में ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसकी जो कार्य क्षमता होती है यानी कि जो उसका कौशल जो होता है स्किल्स जो होती है उन स्किल्स को चेक किया जाता है, उनका टेस्ट लिया जाता है, उनके बीच में जो कंपटीशन होता है वो कंपटीशन करवाया जाता है और जो उसमें बेटर निकलता है उसको हम हायर कर लेते हैं और वो उसको जिस सेक्टर में उसकी रुचि है या जिस सेक्टर में उसकी पकड़ अच्छी है उस सेक्टर में उसको भेज दिया जाता है। चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे IT सेक्टर हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, कोई सा भी सेक्टर हो उसके अंदर उसको भेज दिया जाता है। ठीक है ना। तो स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल प्ले करता है। ठीक है ना। किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए। ठीक है ना। ये हमें याद रखना। जैसे टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, टेलीकॉम मोबाइल कंपनी हो गया, ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई, इसके अंदर स्टाफ जो होता है वो ज़्यादातर जो होते हैं वो इंजीनियर लोग जाते हैं, तो वो हमारे एक अलग सेक्टर आ जाता है। ठीक है ना। ये आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करें डायरेक्टिंग यानी कि उसको
डायरेक्ट कौन करता है, यानी कि उसका संचालन करने वाला कौन है। हमने ऑर्गेनाइजेशन देखा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डायरेक्टर बैठता है कि उसके कोई भी संगठन है, उस संगठन का एक अपना निदेशक होता है। उस निदेशक की देखरेख में सारे के सारे काम होता है और वो क्या करता है, मॉनिटरिंग करने का काम करता है। यानी कि अगर मॉनिटरिंग के अंदर हम बात करें स्टाफ को जो अगर हायर करना है, किस स्टाफ को लेना है हमको, उस स्टाफ को किस डिपार्टमेंट में भेजना है हमें, और उस डिपार्टमेंट में भेजने के बाद में उसको किस पोस्ट, कौन सी पोस्ट देनी है, वो सबके सब कौन डिसाइड करता है, डायरेक्टर करता है। कौन डिसाइड करता है, डायरेक्टर करता है, यानी कि निदेशक करता है। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो डायरेक्टर जितना अच्छा होगा, उसकी सोचने की क्षमता जितनी अच्छी होगी, उसके विचार जितना अच्छे होंगे, उसको मार्केट का नॉलेज जितना ज़्यादा पता रहेगा, उतनी ज़्यादा कंपनी हमारी ग्रोथ करेगी, ठीक है ना। ये हमें याद रखना। उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का अर्थ होता है कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं तालमेल करना। क्या कहते हैं, तालमेल, ठीक है ना, तालमेल। अब बात करें कोऑर्डिनेशन क्यों आवश्यक है किसी भी संगठन या किसी भी व्यवसाय के लिए, तो कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट इस कारण से आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो हमने जनरली जो व्यवसाय स्टार्ट किया है वो ये ऐसा तो नहीं है कि हम उस व्यवसाय को बड़ा नहीं करेंगे। मान लीजिए स्टार्टिंग में हमने केवल एक यूनिट डाली है, उसकी एक फार्म डाली है, लेकिन 5 साल बाद हम क्या करेंगे, उसी के जो सेम कंपनी की हम क्या करेंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरी जगह भी उसकी अलग अलग फर्म डालेंगे, अलग अलग उसकी यूनिट डालेंगे। तो एक यूनिट और 2 अलग, अगर मान लीजिए हमने 10 साल के अंदर 5 यूनिट डाल दी किसी भी कंपनी की फर्म की, तो वो पाँचों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपस में तालमेल इस प्रकार से बिठाना चाहिए कि अगर कंपनी की एक दूसरी यूनिट दूसरी जगह पर है, लेकिन फिर भी उनका जो काम करने का तरीका है वो दोनों एक दूसरे काम करने का तरीका को शेयर करें, आपस में मिलजुल कर रहे हैं, आपस में मिलकर काम करेंगे, तो जो काम 6 महीने में होने वाला था वो काम कितना 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जितना जब बड़ी कंपनी रहेगी उतना ही काम करने का जो वर्कलोड होगा वो उतना ज़्यादा होगा, उनके अंदर स्ट्रेस उतना ज़्यादा रहेगा। अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो उनके अंदर तालमेल रहेगा, तो वो एक दूसरे की परेशानी को साझा कर सकते हैं और एक दूसरे का हो सकता है बातों बातों में कोई नया आइडिया जाए जिससे उनके कार्य करने की जो क्षमता है उसको वो बढ़ा दे और उस कम समय में वो कार्य कंप्लीट हो जाए और कंपनी की ग्रोथ बढ़ने लग जाए, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे रिपोर्टिंग की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, कोई भी नया फर्म तैयार किया जाता है, यानी कि कोई भी नया फर्म हमने तैयार करना है या फिर कोई भी हमने प्रोजेक्ट दिया था, उस प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट कर दिया, उस कंप्लीट करने के बाद में उसकी एक रिपोर्ट बनाकर सौंपी जाती है। मान लीजिए कोई भी हमने वर्क किया, वर्क करने के बाद में वर्क करते करते हमको 1 वर्ष हो गया, ठीक है ना। कंपनी में हमको स्टाफ के रूप में हायर किया था और हमें काम करते करते 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष होने के बाद में हर एक व्यक्ति की, हर एक स्टाफ की या फिर हर एक स्टाफ के अंदर जितने ग्रुप मेंबर हैं उन ग्रुप मेंबर की एक रिपोर्ट बनाई जाती है और उस रिपोर्ट को किसके पास में भेजा जाता है, निदेशक के पास में भेजा जाता है, जो संगठन के अंदर होता है निदेशक के पास में भेजा जाता है। और उस निदेशक के द्वारा हर एक रिपोर्ट को देखा जाता है कि उसके अंदर देखा जाता है कि कौन सा वर्कर है, कौन सा स्टाफ है जो अच्छा काम कर रहा है, कौन सी यूनिट है जो अच्छी काम कर रही है, कौन सी यूनिट को प्रमोशन देना है, कौन सी यूनिट को बाहर निकालना है, कौन सी यूनिट को हमें अपने पास में रखना है, कौन सी यूनिट को और नीचे भेजना है या फिर उसके ऊपर कौन कौन से और नए दायित्व सौंपने हैं, वो सारे के सारे हमारे रिपोर्ट जो दी जाती है उसी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो आपने कई बार सुना होगा कि अलग अलग कंपनियां अपनी हर एक वर्ष में रिपोर्ट निकालती है, तो उस रिपोर्ट के अंदर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई जाती है कि हमने 6 महीने में इतना टर्नओवर किया, हमने 6 महीने में हमारी कंपनी इतनी लॉस में चल रही है, हमने 6 महीने के अंदर इतने व्यक्तियों को रोजगार दिया है, इतने स्टाफ को हमने हायर किया था और उसमें से 10% जो स्टाफ है उसको हमने प्रमोशन देकर ऊपर भेजा है और नई नई टीमें बनाई जाती है, तो वो सारी की सारी रिपोर्ट में निकाली जाती है। और इस रिपोर्ट में यह भी निकाला जाता है कि अगर हमें और भी स्टाफ की जरूरत है तो वो विज्ञापन के माध्यम से रिपोर्ट निकालते हैं और उस रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि हमें इस सेक्टर के अंदर इतने व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो हम उसमें फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी हमारी रिपोर्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है बजट, यानी कि बजट के अंदर क्या किया जाता है, यानी कि जैसे हर एक स्टेट गवर्नमेंट होती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है अपने देश को, अपने राज्य को चलाने के लिए बजट पारित करती है, उसी प्रकार कंपनी में जितने भी खर्चे आ रहे हैं यानी कि इन सबको करने में, यानी कि हमने प्लानिंग की तो प्लानिंग करने के लिए जो हमने इनपुट लगाए थे, इनपुट लगाने के लिए जो भी पैसा लगेगा उसका इसमें ब्यौरा दिया जाता है कि हम इसमें से मान लीजिए किसी कंपनी का 6 करोड़ का बजट है टोटल, कोई व्यक्ति है जो अपना व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है उसके पास में केवल 6 करोड़ रुपए हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, इसमें से 6 करोड़ में से हो सकता है वो 3 करोड़ अपनी जो प्लानिंग बनाई थी उसने उस योजना को पूर्ण करने के लिए लगा देगी। जैसे मेरे को वित्तीय सहायता अगर चाहिए तो वो उसमें मशीनरी को परचेज करने में लगा दे, एनर्जी परचेज करने में लगा दे, वाटर सप्लाई को सही करने में लगा दे, मशीनरी इक्विपमेंट जो भी चाहिए उनको लगा दे और जो स्टाफ है उनको सैलरी देने के लिए लगा दे, तो वो हमारी सारी किस्में आ जाएगी, प्लानिंग अंदर आ जाएगी। उसके बाद में क्या होता है, तो बाकी के जो 3 करोड़ बचे हुए होते हैं वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट के लिए आ जाते हैं, तो निदेशक को दे दिए जाते हैं। तो निदेशक को जैसे दिए जाते हैं तो वो अपने अपने समय के अनुसार जिसको प्रमोशन देना है, किसी को मोटिवेट करने के लिए अगर कोई प्राइस देना है तो उसमें से 3 करोड़ में से 50 लाख रुपए वो अलग निकाले। तो इस प्रकार से 6 करोड़ में से वो एक पूरा बजट पेश किया जाता है कि उसके अंदर बताया जाता है कि हम इस सेक्टर के अंदर इतना लगाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन देने के लिए हम उनके ऊपर 50 लाख रुपए खर्च करेंगे, जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन के लिए हम 10 लाख रुपए खर्च करेंगे। तो वो बजट के अंदर पूरा बताया जाता है कि कितने रुपए किस सेक्टर के अंदर खर्च करने हैं और किस टीम के ऊपर करने हैं खर्च, और इसी के अलावा किस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च करने हैं, वो सारा इस बजट के ऊपर दिखाया जाता है। जैसे हाल ही में हमारा अभी 2 दिन पहले भारत सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया था, उसमें बताया गया था कि हर एक सेक्टर को अलग अलग पैसे दिए जाते हैं, उनको किसी को दिए जाते हैं 5 लाख करोड़ दिए जा रहे हैं, डिफेंस सेक्टर होता है उसको सबसे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं क्योंकि वो रक्षा का मामला होता है। तो हर एक सेक्टर का अलग अलग बजट पेश किया जाता है और उनको अलग अलग पैसे दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे
कोई भी व्यवसाय उसको अगर हमें बड़ा करना है, बिल्डअप करना है, तो उसके लिए भी बजट पेश करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बजट पेश नहीं करेंगे और ऐसे चलने देंगे तो वो कंपनी है जो स्टार्टिंग में हो सकता है, क्योंकि सबको पैसे की जरूरत होती है, स्टार्टिंग में अच्छी ग्रोथ करेगी, लेकिन अगर हमने सही ध्यान नहीं दिया बजट पे तो बजट बिगड़ जाएगा और गड़बड़ा जाएगा और कंपनी के जो नियम है वो कमजोर हो जाएगी और हमारी कमजोर प्रॉफिट की जगह लॉस में जाने लग जाएगी और हमें आर्थिक नुकसान उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे इसके जो लुथर गुलिक और उर्वी के द्वारा जो 7 प्रिंसिपल दिए गए थे। 7 प्रिंसिपल का अर्थ मैंने आपको समझा दिया और ये 7 प्रिंसिपल आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको ये एज इट इज मुंह पे याद होना चाहिए। आपको क्या ट्रिक याद करनी है, पोस्ट कोर्ब, ठीक है ना। पोस्ट कोर्ब आपको ट्रिक याद करनी है। इस ट्रिक के अंदर मैंने आपको हर एक टर्म का अर्थ क्या होता है वो मैंने समझा दिया। जो मैंने आपको पॉइंट समझाए इन्हीं पॉइंटों को आपको अच्छे से पॉइंट बनाकर अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है तो वो लिख कर आना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हम मिलते हैं, आज का सेशन हमारा यही कंप्लीट होता है। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे हमारे जो भी अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे टोटल क्वालिटी स्किल्स जो होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से टोटल क्वालिटी को मैनेज किया जाता है। जो क्वालिटी जो होती है, गुणवत्ता जो होती है किसी प्रोडक्ट की, उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, किस कारकों पर वो डिपेंड करती हैं, वो सारे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है ना। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो अपने साथियों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।